बच्चों, आज के सेशन में नया टॉपिक पढ़ेंगे, सर्कुलर मोशन। आपका स्वागत है मेरे चैनल फिजिक्स फन विद धर्मेश करियर पे। ठीक है, तो लेसन का नाम है सर्कुलर मोशन। तो इस सेशन में हम लोग जेई और नीट लेवल के कुछ क्वेश्चंस करेंगे सर्कुलर मोशन टॉपिक पे से। और ये जो सर्कुलर मोशन टॉपिक है ये 2 डायमेंशनल मोशन इस कैटेगरी में आता है। हमने प्रीवियस जो 2D मोशन टॉपिक पढ़ा है उसमें प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ क्वेश्चंस किए थे, तो उसी टाइप का क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर करेंगे, सेम अप्रोच करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो सर्कुलर मोशन में एक कंसेप्ट आपको याद रखना है, जो है रेडियस वेक्टर या फिर पोजीशन वेक्टर। ये एक्स और वाई एक्सिस है। यहाँ पर पार्टिकल है जो सर्कल के सरकमफेरेंस पर मूव करता है। तो इस पार्टिकल का ओरिजिन से जो भी पोजीशन वेक्टर होगा, दैट पोजीशन वेक्टर इज रेडियस वेक्टर। जब ये पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाएगा तो ये पोजीशन वेक्टर यहाँ पर एंगल थीटा बनाता है। दिस थीटा एंगल इज ऑल्सो वेक्टर एंगल एंड इट इज कॉल्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी थियरी लेक्चर्स में पढ़ी है ना। और अगर इस थीटा का डायरेक्शन अगर हमें डिसाइड करना है तो ये कैसे डिसाइड होता है, तो ये पार्टिकल इस तरह से घूम रहा है, यू हैव टू यूज योर राइट हैंड, और ये इस तरह से। तो राइट हैंड के जो कर्ल फिंगर्स है दे शो द डायरेक्शन ऑफ इस थीटा एंड योर थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट होता है एंगुलर वेलोसिटी विच इज डी थीटा बाय dt. Rate of change of this theta vector is omega. Omega is angular velocity vector. ठीक है। सिमिलरली एक और कंसेप्ट है एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर इसका एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, इन दैट केस रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये सारे हो गए बेसिक कंसेप्ट। अब इसमें सर्कुलर मोशन के 2 टाइप है, आपको याद रखना है। एक है यूसीएम, दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूसीएम का मतलब है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूसीएम मतलब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करता है वर्टिकल सर्कल में तो ग्रेविटी की वजह से उसका स्पीड चेंज होता है, सो इट इज नॉन यूसीएम। यूसीएम मतलब कोई ऑब्जेक्ट है जो कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, इट टेक्स द सेम टाइम टू कवर द सेम डिस्टेंस। एग्जांपल है द मिनट हैंड आवर हैंड ऑफ क्लॉक, इट टेक्स द सेम टाइम टू कंप्लीट दैट सर्कल, है ना। मोशन ऑफ अर्थ, मोशन ऑफ प्लैनेट इज ऑल्सो यूसीएम, है ना। ये सारे हो गए यूसीएम के टाइप। तो यहाँ पर क्या कांस्टेंट होता है, ओमेगा इज कांस्टेंट। अब ये अगर पार्टिकल यहाँ पर मूव कर रहा है और यहाँ से रिलीज हो जाए तो इट विल मूव इन दिस स्ट्रेट डायरेक्शन विथ वेलोसिटी v। दिस वेलोसिटी v वेक्टर इज कॉल्ड एज टेंजेंशियल वेलोसिटी v। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी v वेक्टर का मैग्नीट्यूड रहता है कांस्टेंट। ओमेगा वेक्टर कांस्टेंट है मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट। v वेक्टर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन तो चेंज होगा ही सर्कुलर मोशन में, है ना। और इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन जो है अल्फा ये होता है 0, इसमें अल्फा होता है नॉन जीरो। ठीक है, ये मेन पॉइंट्स है जो आपको याद है। बच्चों, जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होता है, ठीक है, लेट अस से ये उसका पोजीशन है p पार्टिकल का और ये सर्कुलर मोशन में है, तो ये इस पार्टिकल का यहाँ पर एक टेंजेंशियल वेलोसिटी होता है, या फिर वी कैन से दिस एज ट्रांसवर्स वेलोसिटी। तो ये जो वेलोसिटी v है ना, वो हर केस में अगर देखोगे तो ये पॉइंट यहाँ पर है, दूसरा एक पॉइंट ले लो, ये यहाँ पर टेंजेंशियल वेलोसिटी हो जाएगा इस तरफ, है ना। तो इस टेंजेंशियल वेलोसिटी के 2 पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, एक तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है और दूसरा मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहा है। तो अभी यहाँ पर देखोगे, है ना, तो यहाँ पर देखोगे तो लेट अस अज्यूम कि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है ना, लेकिन डायरेक्शन तो हमेशा चेंज हो रहा है। तो इसका डायरेक्शन हमेशा चेंज होता है, बट मैग्नीट्यूड कांस्टेंट भी हो सकता है और मैग्नीट्यूड चेंज भी हो सकता है। अगर इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो हम उस टाइप के मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। व्हाट अबाउट डायरेक्शन, ये डायरेक्शन इस पॉइंट टू पॉइंट चेंज होने वाला है। जब तक ये डायरेक्शन चेंज नहीं होगा सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है।
तो ये डायरेक्शन जो है इट ऑलवेज चेंजेस, है ना, इट ऑलवेज changes. The direction of this particle when it is in circular motion changes in each and every condition. If this direction does not change तो ये circular motion possible नहीं है, ठीक है। तो अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन कुछ भी चेंज हो, इसका मतलब है वेलोसिटी का अगर कोई भी कंपोनेंट चेंज हो रहा है, मतलब वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट इन सर्कुलर मोशन, है ना। बट इन यूसीएम, इसी का स्पेशल केस, वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है। याद रखो, वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट नहीं हो सकता। अगर वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट नहीं, मतलब देयर शुड बी सम एक्सेलरेशन, एंड दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज रेडियल एक्सेलरेशन AR, व्हिच हैज मैग्नीट्यूड इक्वल टू v²/r। तो ये जो रेडियल एक्सेलरेशन है, इट इज ड्यू टू चेंज इन दिस वेलोसिटी वेक्टर। उसके डायरेक्शन में चेंज आने की वजह से वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन चेंज होने पे एक एक्सेलरेशन आता है, दैट एक्सेलरेशन इज रेडियल एक्सेलरेशन। अब मैग्नीट्यूड भी तो चेंज हो सकता है। अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो कंपलसरी चेंज होना है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर दोनों चेंज होता है तो एक और एडिशनल एक्सेलरेशन आ जाता है, ठीक है, विच इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, है ना। और ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो रहेगा वो रहता है r अल्फा, है ना। दिस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज r अल्फा, ठीक है। और जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज होगा, सो नॉन यूसीएम में बोथ आर प्रेजेंट, है ना। और यूसीएम में दिस बिकम्स 0। याद रखो, यूसीएम में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है, बट रेडियल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज प्रेजेंट। इसका मतलब है सर्कुलर मोशन इज मोशन ड्यू टू सम फोर्स, ठीक है। अब ये रेडियल एक्सेलरेशन का यहाँ पर डायरेक्शन अगर दिखाना होगा, सो इट्स डायरेक्शन इज टुवर्ड्स सेंटर। दिस इज AR, इट्स डायरेक्शन इज टुवर्ड्स सेंटर, सो इट इज आल्सो कॉल्ड एज रेडियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल का मतलब होता है एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर। दूसरा है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये एक तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में हो सकता है या उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो सकता है। अगर स्पीड इंक्रीजिंग है तो वेलोसिटी डायरेक्शन में, स्पीड डिक्रीजिंग है तो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में। अगेन दिस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टेंजेंट टू द सर्कल। तो कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में तो उस पर एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, दूसरा रेडियल एक्सेलरेशन होगा या फिर सेंट्रीपिटल होगा, और इन दोनों का रिजल्टेंट मिलके उस पार्टिकल का नेट एक्सेलरेशन आएगा। दिस नेट एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड इज अंडर रूट ऑफ AT² प्लस AR²। ये वैल्यूज डाल सकते हैं तो v²/r या फिर r अल्फा, r² अल्फा स्क्वायर इसका, और दूसरे का प्लस v²/r, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक्सेलरेशन अगर किसी पार्टिकल पर है तो इसका मतलब है उस पार्टिकल पर क्या होना चाहिए, फोर्स होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर पार्टिकल पर रेडियल एक्सेलरेशन है, तो रेडियल एक्सेलरेशन यूसीएम हो या नॉन यूसीएम हो, दोनों केसेस में होता है ना। तो रेडियल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज प्रेजेंट। तो इसका मतलब है ये एक्सेलरेशन से रिलेटेड एक फोर्स होना चाहिए जो यहाँ पर हमेशा प्रेजेंट होगा सर्कुलर मोशन में। तो हम उस फोर्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो सर्कुलर मोशन में हमेशा एक फोर्स प्रेजेंट होता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स, इसका फॉर्मूला होगा मास ऑफ द पार्टिकल इनटू रेडियल एक्सेलरेशन। मैग्नीट्यूड ले रहे हैं हम लोग, तो मास ऑफ पार्टिकल इज एम, रेडियल एक्सेलरेशन इज v²/r। एक और फॉर्मूला है बच्चों, v²/r को आप लिख सकते हो r⍵², क्योंकि हमें पता है फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला पता है, v = r⍵। ये फॉर्मूला अगर हम वहाँ डाल देंगे तो ये एक और फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी अगर सेम फॉर्मूला डाल देंगे तो एक और फॉर्मूला बन जाएगा mr⍵², ठीक है। तो ये हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स। इट इज फोर्स व्हिच एक्ट्स अलोंग दिस along radius towards the center of the circle। क्योंकि ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से ये फोर्स आया है तो इसलिए उसका डायरेक्शन भी टुवर्ड सेंटर होगा। तो सर्कुलर मोशन के लिए हमेशा पार्टिकल टेंजेंशियल डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी होना चाहिए
और उस वेलोसिटी को परपेंडिकुलर एक फोर्स होना चाहिए जो हमेशा उस वेलोसिटी को परपेंडिकुलर रहे। तो फोर्स और वेलोसिटी में एंगल होगा 90 डिग्री, तभी जाके सर्कुलर मोशन पॉसिबल है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। तो सर्कुलर मोशन में एक इंपॉर्टेंट फोर्स होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, दूसरा इंपॉर्टेंट फोर्स होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स ये रियल फोर्स है जो हमेशा प्रेजेंट होता है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये है स्यूडो फोर्स। अब इसका कहाँ से लॉजिक आ गया स्यूडो फोर्स यहाँ पर? तो अब इमेजिन ये जो पार्टिकल है ना, उस पार्टिकल की जगह आप वहां पर हो, है ना। लेट अस इमेजिन कि एक कार है जिसके अंदर हम लोग बैठे हैं सब, है ना, और हम फिजिक्स का लेक्चर पढ़ रहे हैं कार में बैठ के। तो इसका ये जो कार है ये सर्कल में घूम रही है लाइक दिस, है ना। तो अगर आप देखोगे तो हम पर एक फोर्स लग रहा है, हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है कार, उस पर एक एक्सेलरेशन है, तो हम लोग एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। तो जिसकी वजह से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होता है, इट एक्सपीरियंसेस अ सूडो फोर्स, और उस सूडो फोर्स को बोलेंगे हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आप ये एक्सपीरियंस कर सकते हो अगर आपने कोई व्हीकल में आप बैठे हो और एकदम तेजी से अगर वो लेफ्ट साइड में टर्न लेता है, तो वी फील अ फोर्स टुवर्ड्स राइट, है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पर लेफ्ट साइड में हमारी कार टर्न दे रही है, तो हमें राइट साइड में एक पुश फील होगा, एंड दैट पुश इज एक्चुअली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना। एंड इट इज सूडो फोर्स, इट एक्ट्स ड्यू टू द एक्सेलरेशन ऑफ आवर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो चलो, तो अभी इस पे जाते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है इसका मैग्नीट्यूड होगा, हमने क्या सीखा है, कोई भी सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, है ना। अभी हमारी फ्रेम मतलब हमारी कार है, कार का एक्सेलरेशन AR है, तो ये हो जाएगा m, एक्सेलरेशन AR की मैग्नीट्यूड कितनी है, तो ये है v²/r, तो इसका भी मैग्नीट्यूड सेम आ जाएगा mv²/r या फिर mr⍵²। याद रखो दोनों ही फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल का, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि डायरेक्शन अपोजिट होगा। सेंट्रीफ्यूगल जो है वो हमारे पास ऊपर आउटवर्ड लगेगा, और सेंट्रीपिटल जो है वो किस तरफ लगेगा, इनवर्ड लगेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स ये रियल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये सूडो फोर्स है ना। तो याद रखो ये रियल और सूडो है, तो इनको बैलेंस वगैरह कुछ करना नहीं है, ये अलग अलग फोर्स है। तो अभी यहाँ देखो, ये फोर्स है mv²/r mr⍵²। हमें पता है ओमेगा होता है 2π/t या फिर 2πf, वेयर f इज फ्रीक्वेंसी, t इज टाइम पीरियड। अगर ये वैल्यू यहाँ डाल देंगे तो अपना फॉर्मूला क्या बनता है, देखो mr⍵² की जगह डाल देंगे 2π/t का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4π²/t²। ये बन गया एक और फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला बनाते हैं, ये वैल्यू अगर ओमेगा की जगह डाल देंगे तो हो जाएगा 4π² mr, और ये हो जाएगा f²। तो आप ये कॉमन फॉर्मूला याद रख सकते हो, मैक्सिमम न्यूमेरिकल इस पर आते हैं, है ना। तो एप्लीकेशंस ऑफ सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं बच्चों। फर्स्ट केस है व्हीकल टर्निंग ऑन सर्कुलर रोड, ठीक है। ऐसा नॉर्मल हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड है, नॉर्मल रोड है, और उस पर आप लेफ्ट टर्न या राइट टर्न लेते हो। तो जब कोई भी व्हीकल सर्कुलर रोड पर ऐसे टर्न लेता है तो उसका ये टेंजेंशियल वेलोसिटी हो गया। इसको टर्न लेना है लेफ्ट साइड, तो नॉर्मली ये वेलोसिटी वेक्टर तो सीधा है। अगर ये इस तरफ टर्न लेना है तो देयर इज सम फोर्स रिक्वायर्ड टुवर्ड सेंटर, विच इज सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर मिलता है फ्रिक्शन से, है ना। फ्रिक्शन प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स। तो उस हिसाब से सेंट्रीपिटल फोर्स का अपना मैग्नीट्यूड है mv²/r, r इज रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ, है ना, एंड v इज इट्स वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल। तो ये जो रिक्वायर्ड फोर्स है, दिस इज रिक्वायर्ड फोर्स, तो फ्रिक्शन हमेशा इससे ज्यादा होना चाहिए, या फिर एटलीस्ट इसके बराबर होना चाहिए, है ना। शुड बी एटलीस्ट इक्वल, और शुड बी फ्रिक्शन शुड बी ग्रेटर देन दिस सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। तो फ्रिक्शन के लिए हम लोग हॉरिजॉन्टल रोड पर फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, μn फ्रिक्शन इक्वल टू mv²/r, एंड दिस नॉर्मल रिएक्शन ऑन हॉरिजॉन्टल लेवल रोड, ये होगा mg नीचे, ऊपर की तरफ फोर्स होगा n, और कोई फोर्स नहीं तो हम लिख सकते हैं n इक्वल टू mg,
तो यहाँ पर n इक्वल टू mg डाल देंगे तो ये हो जाएगा अपना इक्वेशन म्यू एम जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। तो यहाँ से हमको एक वेलोसिटी मिल सकती है v शुड बी लेस देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ म्यू आर जी। ये है मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी से कम वेलोसिटी पे आप व्हीकल ड्राइव कर सकते हो। इफ यू एक्सीड दिस वेलोसिटी देन द व्हीकल विल मूव लाइक दिस, इट विल overturn or it will leave the road, है ना। so this velocity is under root of mu r g where mu is coefficient of friction, है ना। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखना है, फ्रिक्शन जो है वो हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स से ज्यादा होना चाहिए। एप्लीकेशन नंबर 2, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। आपने साइकिल या टू व्हीलर अगर चलाई होगी, जब टर्न लेते हैं तो टू व्हीलर या साइकिल ऐसे इस तरह से इंक्लाइन होती है। तो लेटर से ये कोई तो व्हीकल है जो इस तरह से इंक्लाइन हुआ है, ये वर्टिकल पोजीशन है, ये एंगल है थीटा, और व्हीकल इस तरह से इंक्लाइन हुआ है, ये नॉर्मल रिएक्शन होगा, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एक होगा ऊपर n cos थीटा, नीचे होगा n sin थीटा। सो हियर, और नीचे की तरफ mg वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो ये n sin थीटा जो है इट विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाय r, है ना। और ये जो n cos थीटा है इट प्रोवाइड्स, इट बैलेंसेस mg। दोनों इक्वेशन डिवाइड करोगे तो v स्क्वायर बाय r g, दिस डिवाइड बाय दिस इक्वल टू n कट हो गया, sin अपॉन cos tan थीटा। तो इसमें से हमें मिल गया थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ v स्क्वायर बाय r g, या फिर v इक्वल टू रूट ऑफ आर जी tan थीटा। ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मिल गए। अगर इस वेलोसिटी को एक्सीड करेंगे तो क्या होगा, द व्हीकल विल स्लिप द रोड। बैंकिंग ऑफ रोड, नेक्स्ट एप्लीकेशन, बैंकिंग ऑफ रोड्स, ठीक है। अब बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब होता है, कोई तो नॉर्मल रोड है फ्लैट, अगर उसको इस तरह से टिल्ट कर दे कि इनर साइड जो है रोड का वो ऐसे राइज किया जाए, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है और इनर साइड जो है उसको राइज कर दिया, तो इस केस में जो व्हीकल है वो इस तरह से रहेगा स्लैंटेड पोजीशन में, है ना। जो व्हीकल है वो आ जाएगा स्लैंटेड पोजीशन में। अब ये सिचुएशन में क्या होता है, जो मैक्सिमम स्पीड है वो सिर्फ फ्रिक्शन पे डिपेंड नहीं करेगी, बट ये इंक्लिनेशन की वजह से नॉर्मल फोर्स जो है, नॉर्मल रिएक्शन, उसका एक कंपोनेंट आएगा जो इस व्हीकल को एडिशनल सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। सो दिस विल इंक्रीज द सेफ्टी ऑफ टर्निंग। तो देखते हैं इस पे फोर्स कौन सा है। नीचे आएगा mg, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन ऐसा, ठीक है। अब ये नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक ये, है ना। ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा, सो इसलिए ये हो गया n cos थीटा। ज्योमेट्री लगा के देख लो ये थीटा कैसा आता है। यहाँ पर कंपोनेंट बन गया n sin थीटा, ये mg है। फ्रिक्शन जो है, अब अगर व्हीकल पर फ्रिक्शन नहीं होता तो व्हीकल जाता है इस तरफ, तो फ्रिक्शन जो है वो इस तरफ एक्ट कर रहा है अगेंस्ट द मोशन, स्लिपिंग मोशन इस तरफ है, तो उसके अगेंस्ट फ्रिक्शन टुवर्ड्स दिस पोजीशन वर्क कर रहा है ना। तो ये फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन का भी कंपोनेंट ये थीटा है, तो ये हो जाएगा ये वाला थीटा, इस तरफ आ जाएगा f cos थीटा, और इसी फ्रिक्शन का ये वाला कंपोनेंट आएगा f sin थीटा। तो हमारे पास सारे फोर्सेस आ गए। अब देखो ये वाला जो ऊपर फोर्स है n cos थीटा, वो बैलेंस करेगा f sin थीटा और mg को, तो हम लिख सकते हैं n cos थीटा इक्वल टू f sin थीटा प्लस mg। तो इस पे से mg कितना आ जाएगा, mg आ जाएगा n cos थीटा वैसे का वैसा, और इसको इधर शिफ्ट कर दिया माइनस f sin थीटा, f की वैल्यू है म्यू n, तो ये हो जाएगा n cos थीटा माइनस म्यू n sin थीटा, इक्वेशन 1। वैसे ही ये दोनों फोर्सेस मिलके देंगे सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाय r, है ना। mv स्क्वायर बाय r इक्वल टू ये फोर्स कितना है f cos थीटा प्लस n sin थीटा, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को डिवाइड करते हैं 2 डिवाइड बाय 1, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बाय r जी, दोनों डिवाइड कर लेते हैं तो आएगा कितना, इस तरफ ये डिवाइड बाय ये, f की वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पर
म्यू एन, है ना। तो ये हो गया म्यू एन कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा डिवाइड में ये हो जाएगा एन कॉस थीटा माइनस म्यू एन साइन थीटा, है ना। यहाँ पर एन सभी का कट हो रहा है, सही है। अब बचेगा क्या, देखो cos थीटा से अगर डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा म्यू cos थीटा अपॉन cos थीटा इज 1 साइन अपॉन cos इज tan थीटा, इसको भी cos से डिवाइड किया, ये हो गया 1, ये हो गया साइन अपॉन cos म्यू एज इट इज साइन अपॉन cos इज tan थीटा, और ये सारा अगर उस तरफ चले जाए तो आंसर आ जाता है v इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर जी अंदर कर चला गया, बचेगा म्यू प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा, है ना। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है रेगुलर क्लासेस में, तो ये आप याद रख सकते हो फॉर्मूला। तो यहाँ पर दो टाइप की स्पीड होता है, ये मैक्सिमम स्पीड है, एक और होता है ऑप्टिमम स्पीड। ऑप्टिमम स्पीड के लिए फॉर्मूला आपको याद रखना है, ऑप्टिमम स्पीड इज स्क्वायर रूट ऑफ आर जी tan थीटा, है ना। वहाँ पर फ्रिक्शन को आपको 0 कंसीडर करना है, ये 0 कर दोगे तो ये आंसर आ जाएगा। चलिए फर्स्ट एमसीक्यू करते हैं। For a particle in non-uniform accelerated circular motion, correct statement is velocity is radial and acceleration is transverse. Velocity is transverse, acceleration is radial. Velocity is radial, acceleration has both radial and transverse components. Velocity is transverse and acceleration has both radial and transverse components. देखिए यहाँ पर ये एक सर्कुलर ट्रैक है, ये है अपना पार्टिकल का वेलोसिटी होता है टेंजेंशियल या फिर ट्रांसवर्स, और इस पर दो एक्सेलरेशंस होते हैं, एक होता है टुवर्ड सेंटर, दूसरा होता है टेंजेंशियल। सो एक्सेलरेशन हैज टू कंपोनेंट्स, टेंजेंशियल एंड सेंट्रीपिटल, और जो वेलोसिटी है वो होती है ट्रांसवर्स। तो उस हिसाब से ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट MCQ नंबर 2 देखते हैं। An athlete completes one round of a circular track of radius 10 meter and time period 40 seconds. The distance covered by him in 2 minutes 20 seconds is, ऑप्शन दिया है 70 मीटर, 140 मीटर, 110 मीटर, 220 मीटर। ठीक है, गिवन लिखते हैं एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक इन 10 मीटर, तो हमारे पास रेडियस दिया है 10 मीटर और टाइम दिया है, टाइम पीरियड इज 40 सेकेंड। डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम इन 2 मिनट एंड 20 सेकेंड, टाइम दिया है 2 मिनट 20 सेकेंड विच इज इक्वल टू 2 इंटू 60 इज कितना 120 सेकेंड्स प्लस 20 इक्वल टू 140 सेकेंड। पूरा टाइम मैंने सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो अभी देखो इन वन टाइम पीरियड द डिस्टेंस कवर्ड इज 2 पाई आर, ये हमको पता है। तो इन टी टाइम पीरियड डिस्टेंस कवर्ड इज x, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, x इक्वल टू x इंटू टी इक्वल टू 2 पाई आर इंटू स्मॉल टी। सो x इक्वल टू हो गया 2 पाई आर स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी। वैल्यूज डालते हैं 2 इंटू 3.14, आर का वैल्यू है 10 इंटू टाइम स्मॉल टी है अपना कितना 140 डिवाइड बाय 40। तो ये सारी चीजें कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर आ रहा है 3.14, या फिर पाई लिखेंगे, इसको पाई को लिख सकते हैं हम लोग 22/7 लिखेंगे 3.14 की जगह, क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ तो 7 मिल रहा है। इंटू ये 10 इंटू ये 7 कट हो जाएगा, ये आ जाएगा 220 यूनिट्स होंगे मीटर। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। MCQ नंबर 3 देखते हैं। MCQ नंबर 3, a car wheel
is rotated into uniform angular acceleration about its axis. Initially its angular velocity is 0. It rotates through an angle theta 1 in first 2 seconds. In next 2 seconds it rotates through an additional angle theta 2. The ratio of theta 2 upon theta 1 is, ऑप्शन दिया है 1, 2, 3 और 5. चलो सॉल्व करते हैं. कार व्हील इज रोटेटेड थ्रू यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा इज कांस्टेंट अबाउट इट्स एक्सिस. इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 0 है 0. इन rotates through angle theta 1 in first 2 seconds. In time 2 second, theta equal to theta 1 angular displacement. In time next 2 second, मतलब हो गया 2 plus 2 4 second. थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा 1 पहले का प्लस और एडिशनल कितना थीटा 2. ये हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट. फाइंड करना है थीटा 2 अपॉन थीटा 1. तो हम लोग काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करेंगे. एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की जगह हम लोग यूज करेंगे थीटा इक्वल टू ओमेगा 0 टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर. ठीक है, अगर आप देखोगे तो ये ओमेगा 0 0 है तो अपना फॉर्मूला आ गया थीटा इक्वल टू हाफ अल्फा टी स्क्वायर. फर्स्ट केस में हो जाएगा थीटा 1 इक्वल टू हाफ अल्फा कांस्टेंट है, टी की जगह लिखेंगे फर्स्ट केस में 2 सेकेंड है तो 2 का स्क्वायर. थीटा 2 हो जाएगा. सेकेंड केस में लिखेंगे थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू कितना हाफ अल्फा 4 का स्क्वायर है ना. इसका आंसर आ जाएगा 4. 4 का हाफ है 2 अल्फा है ना. यहाँ पर आ जाएगा 16. 16 का हाफ है 8 अल्फा. थीटा 2 इक्वल टू 8 अल्फा माइनस थीटा 1. 8 अल्फा माइनस थीटा 1 कितना है 2 अल्फा. 8 माइनस 2 कितना हो गया 6 अल्फा इज थीटा 2. रेशो हो जाएगा थीटा 1 बाय थीटा 2. दोनों को डिवाइड कर दो 2 अल्फा बाय 6 अल्फा. आंसर आता है 1/3. या फिर अगर थीटा 2 बाय थीटा 1 होगा, हमें थीटा 2 बाय थीटा 1 पूछा है, ये आ जाएगा 3/1 या फिर 3. देखते हैं. MCQ नंबर 4. Which of the following statement is false for a particle moving in a circle with constant angular speed? The velocity vector is tangent to the circle. The acceleration vector is tangent to the circle. The acceleration vector point to the center of circle. Velocity and acceleration vectors are perpendicular to each other. ठीक है, पूछा है which of the following statement is false. ठीक है, for particle moving in circle with constant angular speed. तो ये UCM वाली केस है और हमें false statement ढूंढना है. पहला स्टेटमेंट देखो, वेलोसिटी वेक्टर इज टेंजेंट टू द सर्कल. तो अगर वेलोसिटी वेक्टर हमने पढ़ा ही है कि हर केस में वेलोसिटी वेक्टर ये सर्कल को टेंजेंट होता है, तो पहला स्टेटमेंट ट्रू है, हमें फॉल्स ढूंढना है. अगला, द एक्सेलरेशन वेक्टर इज टेंजेंट टू द सर्कल, ये नॉन यूसीएम में होता है, यूसीएम में नहीं होता है, तो ऑप्शन बी जो है ये फॉल्स स्टेटमेंट है. आंसर है ऑप्शन बी. MCQ नंबर 5. A particle moves along MCQ number 5. A particle moves along a circle of radius 20 pi meter with constant tangential acceleration. If the velocity of particle is 80 meter per second at the end of second revolution after motion has begun, the tangential acceleration is. ऑप्शन दिया है 160 पाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 645 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. चलिए सॉल्व करते हैं. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें दिया है रेडियस r इक्वल टू 20 अपॉन पाई मीटर. ठीक है, कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 80 इज कांस्टेंट. If the velocity of particle is 80 मीटर पर सेकेंड at the end of 2 revolution, number of revolutions 2 दिया है, तो डिस्टेंस कितना कवर होगा, डिस्टेंस कवर्ड इज नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आर. एक रिवोल्यूशन में 2 पाई आर कवर होता है, तो 2 रिवोल्यूशन में उसका डबल हो जाएगा.
तो 2 इंटू 2 पाई, आर की वैल्यू है 20 अपॉन पाई, ये पाई कट हो गया है ना, ये कितना हो गया 4 इंटू 20, 80 मीटर का डिस्टेंस कवर होगा है ना। अब हमें दिया है फाइनल वेलोसिटी, हमें इनिशियल वेलोसिटी ऑब्वियसली पता है, डिस्टेंस कवर्ड पता है, तो हम लोग यूज करेंगे ये इक्वेशन, काइनेमेटिकल इक्वेशन, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है ना। a होगा टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, फाइनल वेलोसिटी कितना दिया है, फाइनल वेलोसिटी 80, उसका स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी है 0 प्लस 2, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट है 80, तो इसको सॉल्व करते हैं इस तरफ, ये हो जाएगा 80 स्क्वायर अपॉन 80 इक्वल टू 2 टाइम्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो ये हो जाएगा 80/2 इक्वल टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विच इज 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन देखते हैं बच्चों, यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया है 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6, एन इलेक्ट्रिक फैन has blades of length 30 centimeter measured from axis of rotation. If the fan is rotating at 120 revolution per minute, the acceleration of a point on tip of the blade is, options are 1600 meter per second square, 47.4 meter per second square, 27.3 meter per second square, 50.55 meter per second square। चलिए तो सॉल्व करते हैं इसको। फैन, इलेक्ट्रिक फैन हैज ब्लेड्स ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर, तो ये हमारा हो जाएगा रेडियस विच इज 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इफ द फैन इज रोटेटिंग 120 आरपीएम, ये हो गया फ्रीक्वेंसी 120 आरपीएम, आरपीएस में अगर करना होगा तो कैसे करेंगे, 120 डिवाइड बाय 60 विच इज 2 revolutions per second, acceleration at the point of tip, acceleration find कर, तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है आर ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा होता है 2πn, तो ये हो जाएगा r इंटू 2πn का स्क्वायर, वैल्यूज डालेंगे, r का वैल्यू है 30 मतलब 0.3 है ना, 2 पाई 3.14, एन हमारा दिया है 2 स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.3, 2 टू 4, 4 का 4 इंटू 3.14, तो ये हो जाएगा 12.56 का स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 144 के करीब कुछ, तो 12 का स्क्वायर 144 से ज़्यादा होगा, और ये इंटू 3/10, तो ये हो जाएगा कुछ तो करीब देखो, ये हो जाएगा 14.4 और ये इंटू 3, तो 42 से ज़्यादा आना चाहिए, तो 47.4 ये इसका आंसर होना चाहिए है ना। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। एन एयरक्राफ्ट एग्जीक्यूट्स अ हॉरिजॉन्टल लूप ऑफ रेडियस 1 किलोमीटर with a speed of 900 km per hour, ratio of centripetal acceleration to acceleration due to gravity is, ठीक है, गिवन लिखते हैं, तो ऐसा दिया है हमें, एक एयरक्राफ्ट है विच एग्जीक्यूट्स हॉरिजॉन्टल लूप ऑफ रेडियस 1 किलोमीटर, आर की 1 किलोमीटर हमने लिखा 1000 मीटर, वेलोसिटी दिया है 900 किलोमीटर पर आवर, उसको मीटर पर सेकेंड में करेंगे, तो 900 इंटू π/18 करते हैं हम लोग मीटर पर सेकेंड में, तो ये हो जाएगा 500/2 विच इज 250 मीटर पर सेकेंड है ना। अब हमें पता है कि हमें पूछा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दिस इज द क्वेश्चन है ना, फाइंड द रेशियो ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, AC अपॉन G। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है V स्क्वायर अपॉन RG पूछा है, तो V है अपना 250 स्क्वायर अपॉन R है 1000 इंटू G है 9.8 है ना, या फिर G को 10 ले लो, राउंड फिगर कर लो, सो अपॉन 1 2 3 4 है ना, देख लो ये कितना हो जाएगा 6.25
ये आएगा रेशो। तो ऑप्शन क्लोजेस्ट ऑप्शन है 6.4, हम लोग ऑप्शन सी को करेक्ट ऑप्शन बनाएंगे। क्लोजेस्ट ऑप्शन है 6.4। MCQ number 8. MCQ number 8. A boy whirls a stone in a horizontal circle of radius 1.5 meter and at height 2.0 meter above level ground. The string breaks and the stone flies off tangentially and strikes the ground after traveling horizontal distance of 10 meter. What is the magnitude of centripetal acceleration of the stone while in circular motion? Options are 163 meter per second, 64 meter per second square, 15.63 meter per second square, 125 meter per second square. Boy whirls a stone in horizontal circle of radius 1.5. तो ये ऐसा horizontal circle है, इस सर्कल का रेडियस है 1.5 मीटर, ठीक है। अब हुआ क्या, एंड एट अ हाइट ऑफ 2 मीटर अबव द ग्राउंड, तो ये ग्राउंड से इसका हाइट है 2 मीटर, ये ग्राउंड लेवल है। The string breaks and the stone flies off tangentially and strikes the ground after traveling horizontal distance of 10 मीटर। तो लेटर से यहाँ से ये स्टोन किसी तो पॉइंट से ब्रेक हुआ और ये 10 मीटर डिस्टेंस पर जाकर गिरा। तो ये यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर का डिस्टेंस है, हमें पता है ये प्रोजेक्टाइल मोशन में जाएगा, ठीक है। What is the magnitude of centripetal acceleration of the stone while in circular motion? तो हमें इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC फाइंड करना है। AC का फॉर्मूला होता है v²/r। अगर हमें इस पॉइंट पर टेंजेंशियल वेलोसिटी v मिल जाए तो हम लोग r तो पता ही है 1.5 मीटर, तो हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो v फाइंड करने के लिए यहाँ से यहाँ जाता है, ठीक है, तो उसको कुछ तो टाइम लगता होगा t, वो फाइंड करना होगा। हमें पता है ये डिस्टेंस d दिया है कितना, ये है 10 मीटर। यहाँ पर ये इस तरह से मोशन हो रहा है, तो हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है √2h/g। ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। √2h की वैल्यू है हमारी 2 मीटर्स अपॉन g है अपना टाइम, तो ये हो गया √4/10 या फिर 2/√10, है ना। आगे जाते हैं, हमारे पास आ गया टाइम, तो ये होगा टाइम ऑफ फ्लाइट। अब हमें पता है कि ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगा, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम अगर यूज करते हैं तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट। तो डिस्टेंस हमारा है 10 मीटर, टाइम है कितना 2/√10, वो √10 गया ऊपर, ठीक है। ये आ गया 5√10, ये आ गया आपका वेलोसिटी, है ना। यही वैल्यू अगर यहाँ डाल देंगे तो कितना हो जाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज v²/r, जो हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 इंटू √10 का स्क्वायर 10 अपॉन r कितना है अपना, r है 1.5 मीटर, तो ये हो गया 25 इंटू 10 अपॉन ये 1.5 का हो गया 15 अपॉन वाला 10 यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 5/3 इंटू 100, तो ये होता है अप्रोक्सीमेटली 1.6 इंटू 100, है ना। मतलब ये कितना हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 166 के करीब कुछ तो आएगा, 166 के आसपास कोई ऑप्शन देखो, तो यहाँ पर है 163 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, a particle moves in a circle of radius 5 centimeter with constant speed and time period 0.2 pi second. The acceleration of the particle is option A 25 meter per second square, option B 36 meter per second square, option C 5 meter per second square, option D 15 meter per second square. R हमें दिया है रेडियस 5 सेंटीमीटर, टाइम पीरियड दिया है 0.2 पाई सेकेंड, एक्सेलरेशन ए हमें पूछा है यहाँ पर, तो एक्सेलरेशन
रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, अब देखो ये यूसीएन केस है तो एक ही एक्सेलरेशन होगा जो है रेडियल एक्सेलरेशन, आर ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा की वैल्यू है 2 पाई बाय कैपिटल टी, ये यहाँ डाल दो तो हो जाएगा आर इंटू 2 पाई बाय कैपिटल टी का स्क्वायर। वैल्यूज डालते हैं, आर का वैल्यू है 5 सेंटीमीटर को मीटर में कर दो 10⁻², यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई अपॉन कैपिटल टी कितना है 0.2 पाई, और ये ब्रैकेट का यहाँ पर है स्क्वायर, ये पाई और पाई कट हो गया, ये 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो यहाँ पर आ गया 5 इंटू 10⁻², और ये पूरी टर्म 1 हो जाएगी, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पर 0.1 बचेगा, 0.1 होता है 10⁻⁻1 और ब्रैकेट का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 10⁻², ये 10⁻² कट हो जाएगा, आंसर आएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आंसर है इसका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इन द गिवन फिगर a equal to 15 meter per second square represents the total acceleration of a particle moving in a clockwise direction in a circle of radius 2.5 meter at a given instant of time. The speed of the particle is 4.5 meter per second, 5.0 meter per second, 5.7 meter per second, 6.2 meter per second। ठीक है, तो अभी चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर डायग्राम ऐसा दिया है और गिवन में एक्सेलरेशन a जो है वो 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, जो कि टोटल एक्सेलरेशन है ना। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहे हैं, रेडियस दिया है हमको 2.5 मीटर एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। द स्पीड ऑफ पार्टिकल, हमें स्पीड निकालना है इसका पार्टिकल का। तो सबसे पहले तो हमें स्पीड का फॉर्मूला यहाँ पर स्पेसिफिक दिया नहीं है, लेकिन टोटल एक्सेलरेशन दिया है। टोटल एक्सेलरेशन होता है √AT² प्लस AR²। यहाँ पर AT होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, AR होता है रेडियल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों में से क्या क्या वैल्यूज दिए देखो। तो ये जो है एक्सेलरेशन, टोटल एक्सेलरेशन इज 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट में AT टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास इसका कोई डाटा नहीं है। AT², AR रेडियल एक्सेलरेशन होता है R ओमेगा स्क्वायर या V²/R, तो हम लोग ये यूज करेंगे V²/R, है ना। R है हमारे पास। दूसरा एक इंफॉर्मेशन है, ये 30 डिग्री, tan ऑफ 30 इक्वल टू ये होगा cos कंपोनेंट AT अपॉन AR, है ना। tan 30 इक्वल टू AT अपॉन AR। वन बाई √3 इक्वल टू AT अपॉन AR, है ना। सो अपने पास AT इक्वल टू आ गया AR अपॉन √3, स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर विच इज AR²/3। यहाँ पर वैल्यूज डाल देंगे, रूट में AT की जगह डाल दिया हमने AR²/3 प्लस AR², तो ये हो गया AR² कॉमन 1/3 प्लस 1 4/3, है ना। 3 1 जा 3 प्लस 1 4/3, तो ये रूट से बाहर आएगा तो AR बाहर, ये हो जाएगा 2/√3 इक्वल टू 15, है ना। तो अभी इस पे से AR पे से हम लोग लिखेंगे आगे AR इक्वल टू R ओमेगा स्क्वायर या फिर AR इक्वल टू V² अपॉन R। सही है,
तो अपना इक्वेशन आ गया 15 इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर है 2.5 इंटू 2/√3, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 2.5 अपॉन 2√3, ये हो गया आपका वी स्क्वायर। हाँ, तो ये वी स्क्वायर आया 15/2, ये रीअरेंज किया है 15/2, ये 2.5 ऊपर, ये √3 इधर। अब ये 2.5 15 को लिखेंगे हम लोग 5 3 सा 15, 2.5 को लिखेंगे 5/2, है ना, और ये पहले का 2 ऑलरेडी है नीचे, और √3 का वैल्यू है 1.73 होता है, हम लोग 1.7 लेंगे क्योंकि वैल्यूज कॉम्प्लेक्स है, रूट निकालना मुश्किल है। अब यहाँ पर v इक्वल टू इसका रूट हो जाएगा, तो रूट में 5/2 और 5/2 का एक कॉमन आ जाएगा 5/2, है ना, यहाँ पर 5 स्क्वायर हो गया, ये 2 स्क्वायर हो गया, 5/2 का कॉमन। अभी ये 17 और ये 3, 17 3 का कितना होता है रूट में बचेगा पूरा, तो ये हो जाएगा 5.1, है ना। अब हमें 2 का स्क्वायर पता है 4, तो ये 4 ये 2 से थोड़ा बड़ा होगा, तो लेटर से 2.1 या 2.2 लेते हैं, तो लेटर से 2.2 ले लेते हैं, ये अप्रोक्सीमेटली 5/2 हो गया 2.5, तो इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं 25 इंटू 22, ये आ जाएगा कैरी 1 हो गया 55 के करीब। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या 5.5 और समथिंग, देखते हैं। तो इसका आंसर आएगा नियरली 5.5 और 5.6 और समथिंग, है ना। तो ऑप्शन में देखोगे तो 5.7 भी है, ऑप्शन सी, तो इसका आंसर है ये 5.7, है ना। तो इसका क्लोजेस्ट आंसर है 5.7, ऑप्शन सी, है ना। हमारा आंसर आ रहा है 5.5 कैलकुलेशन से, तो काफ़ी क्लोज है। ये रूट जो है वो जितना एक्यूरेट आएगा उतना आंसर एक्यूरेट आएगा।